नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत। देखिए, कई बार ये पेपर में भी पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का टाइम कब से कब तक है। तो ये 1206 से लेके 1526 तक, एडी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये 1206 एडी से लेके 1526 एडी तक इसका समय रहेगा। और देखिए, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था और ये मोहम्मद गोरी अपने साथ बहुत से गुलामों को लेके आता है और इसका सबसे प्रिय गुलाम जिसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही यहाँ पे इसको छोड़ के चला जाता है और यही मुसलमान वंश की सबसे पहला मुसलमान वंश स्थापित करता है भारत में, जिसका नाम रहता है स्लेव डायनेस्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुलाम वंश। तो दोस्तों बिल्कुल देखिए, सीक्वेंस से आप इस चीज को याद रखिएगा। कई बार पेपर में सीक्वेंस से भी पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, फिर बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में, फिर तुगलक वंश, और फिर सैयद, और फिर लास्ट रहेगा लोधी वंश के बारे में। तो आज की वीडियो रहेगी गुलाम वंश के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुलाम वंश के बारे में, जो कि काल रहेगा 1206 से लेके 1290 एडी तक। देखिए, इस वंश का जो फाउंडर रहेगा उसका नाम रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक गद्दी पर राज करेगा। सबसे पहले अपनी राजधानी बनाएगा लाहौर। अब देखिए, ये दो मस्जिदों का निर्माण करता है, पहली दिल्ली में और दूसरी अजमेर में। पहली मस्जिद जिसका नाम रहता है कुव्वत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में बनवाता है, और ये कई बार पेपर में पूछा गया। सेकंड वाली भी 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। ये दोनों की दोनों मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। उसके बाद अगला पॉइंट रहेगा इसके गुरु का नाम, जिसका नाम है बख्तियार अल काकी, और ये बख्तियार अल काकी के नाम पे एक निर्माण करेगा जिस कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाता है। ये बन के कंप्लीट नहीं होती, ये सिर्फ शुरू करवाता है। 1229 में इल्तुतमिश इसको कंप्लीट करवाएगा। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। देखिए, जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है तो अपनी जनता में लाखों रुपए का दान करवाता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है लाख बख्श। तो लाख बख्श जो है किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद अगला पॉइंट रहेगा कि कभी ये सिंहासन का यूज नहीं करता। देखिए, कुतुबुद्दीन जब गद्दी पर बैठता है तो ये गुलाम था, और साथ में ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था। तो जिसकी वजह से ये सिर्फ सेनापति की गद्दी पर बैठ के ही चीजें चलाता है। ये कभी सिंहासन पे नहीं बैठता, राजगद्दी पर नहीं बैठता। तो आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वो शासक जो कभी गद्दी पर बैठ के जिसने राज नहीं किया तो वो कौन था? तो उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। देखिए, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम रहेगा जिसका नाम रहेगा इल्तुतमिश, जो कि अगला नेक्स्ट और भारत का सबसे पहला सुल्तान बनेगा, और ये इसको बदायूं का राज्यपाल नियुक्त करता है। उसके बाद ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 1210 में पोलो, जिसको हिंदी में बोलते हैं चौगान, तो चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर, और इसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से ये कई बार क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा शासक था जो घोड़े से गिरकर जिसकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते वक्त? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये लाहौर में मरा था। तो जिसकी वजह से इसका जो मकबरा है वो भी लाहौर में ही है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र जिसका नाम है आराम शाह, ये आराम शाह 1210 में गद्दी पर बैठता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर जिसका नाम रहता है इल्तुतमिश इसकी हत्या करवा देता है, और भारत का सबसे पहला सुल्तान बनता है जिसका नाम रहता है इल्तुतमिश। ये 1211 से लेके 1236 एडी तक गद्दी पर रहता है, और भारत का पहला सुल्तान। देखिए, ये सुल्तान नहीं था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला रहेगा इल्तुतमिश, और सबसे लास्ट रहेगा इब्राहिम लोधी। अब यही इब्राहिम लोधी सबसे लास्ट रहेगा, और बाबर 1526 में आएगा और इसी को हराएगा। तभी हम 1526 तक क्या पढ़ते रहेंगे? दिल्ली सल्तनत को पढ़ते रहेंगे। और जैसे बाबर 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इसको हराएगा और वहां पे नींव रखेगा मुगल साम्राज्य के बारे में। अब देखिए, 1215 में थर्ड बैटल ऑफ तराइन का तीसरा युद्ध, जो कि यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में होगा, और इसमें जीतेगा कौन? इल्तुतमिश जीतेगा। उसके बाद 1221 एडी में देखिए, चंगेज खां भारत आया था
और ये पूछा जाता है कि चंगेज खां किसके टाइम पे भारत में आया था, तो उसका नाम था इल्तुतमिश। और जब चंगेज खां भारत आया था तो ये कहां का शासक था, ये मंगोलिया का शासक था। तो ये पूछा जाता है कि चंगेज खां किसके काल में भारत आया था या किसके काल में उसने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने दो तरीके के सिक्के चलवाए, पहले चांदी के सिक्के जिसको टका बोला जाता था और दूसरा तांबे के सिक्के जिसको जीतल बोला जाता था, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इसने दो चीजें की शुरुआत की, पहला दल चालीसा जिसको तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है, और दूसरी चीज रहेगी इक्ता प्रथा। वो होती थी जब सैनिक युद्ध पर जाते थे और जाने के बाद वहां पर जब जीत के आते थे तो जो वहां की जमीनें होती थी वही सैनिकों में बंटवा दी जाती थी, मतलब पैसे ना देके जमीनें दी जाती थी, तो उसी को बोलते थे इक्ता प्रथा। अब दूसरी बात करेंगे 1229 में इसने दो काम किए। सबसे पहला काम जो कुतुब मीनार जो यहां पे बननी शुरू हुई थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई थी, उसको ये कंप्लीट करवाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है, ये लाहौर से दिल्ली क्या कर देता है, राजधानी को चेंज कर देता है। उसके बाद 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है और ये अपना उत्तराधिकारी डिसाइड करके जाता है, ये कह के जाता है कि मेरे मरने के बाद रजिया को ही मेरा उत्तराधिकारी माना जाए, उसी को राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। लेकिन इसका भाई जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, अब ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह जबरदस्ती गद्दी पर बैठ जाता है और रजिया जनता की मदद से इसकी हत्या कराती है और अगली बार यही शासक बनती है जिसका नाम रहता है रजिया सुल्तान। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। चलिए दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। देखिए, रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1236 से लेकर 40 तक रहेगा। अब दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक बनेगी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। उसके बाद एतगीन को ये बदायूं का इक्तेदार और अल्तुनिया को ये भटिंडा का इक्तेदार बनाएगी। अब ये इक्तेदार शब्द आया कहां से? देखिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इल्तुतमिश था, जब सैनिक जीत कर आते थे तो वो इल्तुतमिश जो सैनिक होते थे उनको जमीनें दान कर देता था, उनको जमीनें दे देता था और वही वहां के फिर मालिक हो जाते थे, वहीं पे टैक्स वसूलते थे और जिसको जमीन दी जाती थी उसी को बोला जाता था इक्तेदार। देखिए, इसी के टाइम पे एक याकुत खान था। अब ये जो याकुत खान था ये रजिया का प्रेमी था और इसको ये एक पोस्ट देती है अमीर ए आखूर, और ये जो पोस्ट होती है ये शाही अस्तबल का मंत्री होता है, और जिसकी वजह से बहुत से लोग इससे नाखुश होते हैं कि इतनी छोटी जाति के इंसान को इतनी बड़ी पोस्ट दे दी, जिसकी वजह से बहुत से लोग इससे नाखुश हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि अब रजिया सुल्तान को जो है गद्दी से हटाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए 1240 में अब ये जो अल्तुनिया को जो भटिंडा का इक्तेदार बनाया था, अब यही अल्तुनिया इस याकुत खान को की हत्या करता है और रजिया को कैद कर लेता है। अब देखिए, रजिया को कैद करने के बाद ये रजिया के सामने दो शर्तें रखता है। पहली शर्त रखता है कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर तुम्हारे जो है हत्या करवा दी जाएगी, तुम्हारा सर कलम करवा दिया जाएगा। अब रजिया के सामने कोई रास्ता विकल्प नहीं होता, जिसकी वजह से सत्ता भी हाथ से जा रही है और अगर मना कर दिया तो जान तो जाएगी ही जाएगी, तो जिसकी वजह से अल्तुनिया से रजिया शादी कर लेती है। उसके बाद रजिया का भाई जिसका नाम रहता है बहरम शाह, अब ये बहरम शाह गद्दी पर बैठता है। अब रजिया का ये भाई होता है। उसके बाद जो अल्तुनिया और रजिया ये दोनों के दोनों फिर दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और बीच रास्ते में ही अब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हो चुके हैं। अब जब ये दिल्ली की तरफ जाते हैं तो बीच रास्ते में ही डकैत इन पर हमला करते हैं और इन दोनों की हत्या कर देते हैं। और ये जो हत्या होती है ये कैथल में होती है और कैथल हरियाणा में है, इसीलिए रजिया का जो मकबरा है वो भी कैथल में ही है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि रजिया का मकबरा कहां पर है, तो वो कैथल में है। अब देखिए, अगला जो रूलर रहेगा उसका नाम रहेगा बैरम शाह, जो कि 1240 से लेकर 42 तक गद्दी पर बैठेगा, लेकिन इसके कोई ज्यादा खास काम नहीं है। अब अगली बात करेंगे महसूद शाह के बारे में। अब देखिए, ये जो महसूद शाह रहेगा ये 1242 से लेकर 46 तक गद्दी पर रहेगा, लेकिन इसके कोई ज्यादा खास काम नहीं रहेंगे। और बलबन जो है इसको गद्दी से हटाएगा और नया रूलर जो बनाएगा गद्दी पर उसका नाम रहेगा नसरुद्दीन महमूद। अब नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेके 1265 तक गद्दी पर रहेगा, लेकिन दोस्तों जितने भी काम होंगे या जो चीजें एक तरीके से सत्ता चलाएगा वो बलबन ही चलाएगा, ये सिर्फ कहने का राजा रहेगा। अब देखिए, महमूद ने बलबन को वजीर नियुक्त करेगा और दूसरी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि बलबन जो है अपनी बेटी की शादी महमूद से करेगा। उसके बाद बलबन को उपाधि देगा, कौन देगा? महमूद देगा। उस उपाधि का नाम होगा उल्लूक खां।
अब देखिए यहां तक तो चीजें थी। अब जो नेक्स्ट रूलर रहेगा उसका नाम रहेगा बलबन। अब ये जो बलबन रहेगा ये 1265 से लेके 1287 एडी तक रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि इसने दल चालीसा का अंत किया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला काम किया, इसने दल चालीसा को खत्म किया। और दल चालीसा किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। तो याद रखिएगा कि दल चालीसा इल्तुतमिश ने शुरू की थी और बलबन ने यहां पे खत्म कर दी। उसके बाद एक इसने नीति चलवाई थी, लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति वो थी कि या तो तुम लोग मेरा बात मानोगे या तो तुम लोग मेरे सामने सर झुकाओगे, अगर नहीं झुकाओगे तो तुम्हारा सर कलम करवा दिया जाएगा। उसके बाद ये जो लौह एवं रक्त की नीति जो है, जो सबसे पहले जर्मनी में चली थी और जिस इंसान ने जर्मनी में चलाई थी उसका नाम था बिस्मार्क। तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसने दो चीजें शुरू की। पहली चीज सजदा और दूसरी चीज थी पाइबोस। सजदा वो था कि जब सुल्तान दरबार में आएंगे तो उनके सामने सर झुकाकर उनका आदर करना पड़ेगा। और पाइबोस का मतलब होता है जब सुल्तान बैठेंगे तो उनके पैरों को चूमकर उनको इज्जत देनी पड़ेगी। उसके बाद नवरोज त्योहार जो कि ईरान में मनाया जाता है वो भी बलबन ने शुरू किया था। और देखिए ये दोनों की दोनों चीजें जो बलबन ने शुरू करी थी, इसको औरंगजेब जो कि आगे आएगा वो इन दोनों चीजों को क्या करेगा? वो खत्म करेगा। उसके बाद 1287 में मंगोल का आक्रमण होगा। और यह मंगोलों का आक्रमण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बलबन का बेटा जिसका नाम है शहजादा मोहम्मद, ये मारा जाएगा। हालांकि मंगोल भी हार जाएंगे, वो भी भाग जाएंगे, लेकिन इसका पुत्र मारा जाएगा, जिसकी वजह से ये पुत्र मोह में आके इसके प्राण चले जाते हैं, मतलब ये मर जाता है। यह भी पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वो रूलर था या कौन सा वो सुल्तान था जो पुत्र की मोह माया में मर गया था? तो उसका नाम था बलबन। अब इसके मरने के बाद जो इसका मकबरा रहता है वो रहता है दिल्ली में, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट रूलर जिसका नाम रहता है कैकुबाद। अब ये कैकुबाद 1287 से लेकर 1290 तक रहेगा। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, पंजाब का इक्तदार बनाता है ये किसको? मलिक फिरोज को, जिसका पूरा नाम रहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब यही खिलजी आगे खिलजी वंश की शुरुआत करेगा। और ध्यान रखिए ये जो फिरोज खिलजी होगा ये इसको गद्दी से हटाएगा और गद्दी पर बैठाएगा कैमुर्स को। अब ये जो कैमुर्स होगा ये गद्दी पर जरूर बैठाएगा, लेकिन इसके बाद ये गद्दी से इसको हटाएगा और खुद सुल्तान बनेगा और अगले एक नए वंश की शुरुआत करेगा जो रहेगा खिलजी डायनास्टी। और ये कैमुर्स लास्ट रूलर रहेगा स्लेव डायनास्टी का या फिर गुलाम वंश का। तो ये पूरा का पूरा आज दिल्ली सल्तनत हमने शुरुआत की और ये पहला जो वंश था गुलाम वंश। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम शुरू करेंगे खिलजी डायनास्टी के बारे में या फिर खिलजी वंश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।